नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जरूर। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी के मंत्री ने फिर एक बार इस देश में हलचल बढ़ा दी है और हलचल बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह है। हलचल बढ़ी क्यों है? इस देश के करोड़ों युवाओं का अपमान करने का दुस्साहस क्या कोई मंत्री कर सकता है? 2014 के पहले आपको कभी भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, राजनेता नहीं मिलेगा, मंत्री नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, जो इस देश के नौजवानों को, किसानों को खुलेआम अपमानित करने का दुस्साहस करे। क्योंकि उसे पता था कि उन्हीं के वोट से उसको सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, राजसुख भोगना है। लेकिन 2014 के बाद और खासकर 2019 के बाद इसमें बहुत तब्दीली है। अब मोदी और मोदी के सिस्टम को पता है कि नौजवानों के बस का नहीं है कि वो सत्ता छीन लेंगे, किसानों के बस का नहीं है। अब तो ज्ञानेश कुमार सत्ता में लाएंगे मोदी को। इसीलिए शायद ये दुस्साहस करते हैं, इस देश के जवानों को, इस देश के युवाओं को, छात्रों को ये दहशतगर्द और आतंकी बताते हैं। दहशतगर्द या आतंकी बोलना ये किसी गाली से कम नहीं है। इस देश में आज भी भाजपाइयों संघियों को छोड़ दें तो मैं मानता हूं 99% देश गांधीवादी रास्ते को पसंद करता है। गांधी के अहिंसा का वो समर्थक है। और जिस देश के आइडियल आइकन महात्मा गांधी हैं, उस देश के छात्र नौजवानों को दहशतगर्द बोलना इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? यही गाली दी है मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और इसी गाली पर अब मचा है कोहराम। राहुल गांधी फिर, विपक्ष से कोई और भले न उतरा हो, राहुल गांधी मैदान में उतर आए और राहुल ने इस्तीफा और इस्तीफे से पहले माफी दोनों की डिमांड कर दी है। तो क्या मोदी का मंत्री माफी मांगेगा देश से और माफी मांगने के बाद इस्तीफा देगा? यही सवाल आज हॉट टॉपिक में हम लेंगे, क्योंकि इस देश में किसान, नौजवान, महिला, छात्र किसी को भी बख्शने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। मोदी और मोदी की कंपनी ये सब के सब इस देश के स्वाभिमान को, चेतना को कुचलने में लगे। शायद इस भूमिका को आप समझ नहीं पाए होंगे तो आप खबर के जरिए समझिए। और अगर आपको लगता है कि आपको चोट पहुंची है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो आप भी अपने घर में बैठे ही सही ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा जरूर मांगिए। ये जरूरी नहीं है कि जेनजी आंदोलन, कॉकरोच आंदोलन में जा करके ही आप जो है इसका हिस्सा हो सकते हैं। जो भी इस देश की चेतना को कुचलने की कोशिश करे वो इस देश का हितैषी कभी नहीं हो सकता। मैं हेडलाइन से आपको शुरू करूं दिखाना। पहले हेडलाइन लाइए और हेडलाइन के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान बोले, कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम। दहशतगर्दों की बी टीम। दहशतगर्द क्या होते हैं? आतंकी, दहशतगर्द ये समानार्थी शब्द हैं। सीजेपी ने नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था। सोचिए, इस देश का युवा अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेगा तो शिक्षा मंत्री उसको आतंकी, दहशतगर्द बता देगा। ये इस देश का मंत्री है। मोदी ने ऐसे ही नमूनों को चुना है। ये नमूने भी कहना इनके लिए नमूनों का अपमान हो जाएगा। बताइए, दहशतगर्द, इनका इस्तीफा मांग लिया दहशतगर्द। नरेंद्र मोदी ने तो कितने बार इस्तीफा मांगा है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और सरकारों का। तो इस्तीफा मांगने वाला दहशतगर्द होता है अगर, तो भाजपाई तो जिंदगी भर, अब तो भाजपाई आए हैं, ये पूरी जिंदगी तो इस्तीफा ही मांगते रहे। हेमंत भाई, जरा अभी काउंट करवाइएगा। आपने तो कांग्रेस को, इनको सबको कवर किया है। इस्तीफे तो मांगते रहे भाजपाई। उन्होंने किया क्या अपने जीवन में विपक्ष के रूप में? इस्तीफा मांगा। कभी भी बहुत ही मतलब सृजनात्मक विपक्ष का भी रोल नहीं निभाया है। वहां भी ये विध्वंसक ही थे, इस्तीफा खाली मांगते थे। चलो भैया आगे चलो, आगे चलो। आई एम आंसरेबल टू नीट लीक। मैं नीट पेपर लीक का की जिम्मेदारी लेता हूं, जवाबदेह हूं उसके लिए। बट अपोजिशन एंड राहुल क्रिएटेड एनार्की। अब सुनो आप, ये आंसरेबल हैं, ये जवाबदेह हैं। तो जवाबदेह हैं तो आप कर क्या रहे हो? जवाबदेह, मैं जिम्मेदारी लेता हूं।
जिम्मेदारी लेके आगे क्या? आगे क्या? आगे चलिए, आगे क्या? आगे देखिए, ये कैसी जिम्मेदारी लिए हैं। डर मत पैदा कीजिए। नीट विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी को अल्टीमेटम। चलाइए, आगे चलिए। सीएनएन न्यूज 18 से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों को भ्रमित किया, नई पीढ़ी के मन में डर पैदा किया, नई पीढ़ी के मन में डर और भ्रम पैदा किया है, वो मत कीजिए। हम सभी की उनके प्रति जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले कोटा में विपक्ष द्वारा रैली आयोजित करना उचित नहीं था। अब हटा दीजिए इसको। छात्रों के भविष्य पर आप न करें राजनीति। जरा ये भी मैं पढ़ दूं फिर आता हूँ। लाओ लाओ लाओ, वो भी ले आओ। हाँ। शिक्षा मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी पर कहा कि यह संगठन राहुल गांधी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। राहुल गांधी की बी टीम। हम तो कह रहे थे कि ए टीम बनो, ये बी टीम बता रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि ए टीम बनो राहुल की। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से बातचीत में नीट पेपर लीक मामले पर कहा था कि जिन लोगों पर व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कुछ शिक्षकों पर भरोसा किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। तो जब गलत लोगों को चुना आपने, तो जिम्मेदार आप भी हैं, आप भी हैं। अब मैं आता हूं सवाल पर राहुल गांधी के ट्वीट को दिखाने के बाद। लेकिन एक चीज नोट करते रहिएगा, यही सब भी हेमंत भाई से समझना है, चर्चा इसी पर होगी। छात्रों के भविष्य पर राजनीति नहीं करिए। कल किसान जान देते हैं, किसानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर आ जाए और उस पर सवाल उठाए, तो देश के जवानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ट्रंप के आगे घुटने टेक दो, तो उसको आप जोड़ दोगे पाकिस्तान को हमने हराया है, इस पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। तो या तो आप बता दो एक गाइडलाइन की राजनीति किस पे करें, और नहीं तो जो डमरू मोदी बजा रहे थे सोमनाथ के बाहर, वो डमरू राहुल गांधी को दे दो, राहुल गांधी वो डमरू बजावे। सारी ठेकेदारी वो विपक्ष में रहकर राजनीति न करें, और तुम लोग सत्ता पक्ष में रहकर पूरे दिन इस देश को नफरत में की आग में झोंक दो, इस देश को अफवाहों प्रोपेगेंडा का अड्डा बना के रख दो। तुम लोग को सारा फ्रीडम। राजनीति करे किस पे? या तो वो राम मंदिर का पुजारी बना दो राहुल गांधी को, जाकर वहीं जो है सुबह शाम आरती करे, प्रसाद बांटे। कुछ भी तो नहीं करने दे रहे। देश के सृजन में नहीं सही, अपने विध्वंस में ही उनको साझेदार बनाओ। कुछ तो करो, कुछ तो करने दो अगले आदमी को। अध्याय। अब लाइए राहुल गांधी का ट्वीट। अब देखिए, इसमें सबकी कुंडली खुलेगी, जो चीजें हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हमारे यहाँ प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम को देखते हुए राहुल गांधी ने सारा इतिहास गिना दिया इनका। सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। यह कोई नई बात नहीं। अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहा था, संसद में कहा था, याद कर लीजिए, नरेंद्र मोदी चेहरा संसद में बोला था। सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा, और अब युवाओं को दहशतगर्द कहा। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो। यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामी के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितना चाहे हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बनकर रह गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले,
इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। ट्वीट थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी। हेमंत भाई, इस देश में जो सवाल उठावे, जो इनसे अच्छा एक बात बताओ, आप इस्तीफा मांगना कब से दहशतगर्दी हो गई है? आप बताओ जरा। मैं वहीं शुरू किया था, वहीं सवाल भी करूंगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। अभी आप जून खत्म होने वाला है, अभी जुलाई का इंतजार कीजिए, जरा मानसून सेशन आने दीजिए, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। उसके बाद ये बताएंगे कि राजनीति किस पे करनी है, किस पे। एक बार वो परिसीमन लागू हो जाए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन इमीडिएटली लाने वाले हैं। और उसके बाद जो इस देश में लोकतंत्र का जो हाल होगा, जो विपक्ष का जो हाल होगा, आंदोलनकारियों का जो हाल होगा, उसकी कल्पना करनी चाहिए। आज जिस धर्मेंद्र प्रधान का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, और वो भी इतना शर्मनिरपेक्ष है, उसने भाई ने आज तक ना इस्तीफा दिया ना कुछ और दिया। और जो बीजेपी और संघ की पूरी पुरानी परंपरा के जो सवाल पूछे, वो आतंकवादी है, अर्बन एक्शन है, उसी पे वो चल रहे हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया, इमरजेंसी याद दिलाई देश को। सुबह सुबह 9 बजे कर दिया उन्होंने, देश में इमरजेंसी हो गई। इनसे कोई पूछे कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी, हम उस इमरजेंसी के समर्थक नहीं कतई, किसी भी रूप में। उस इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग का अपहरण नहीं किया था, चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं किया था, चुनाव आयोग को कैप्चर नहीं किया था। उस इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से हारी। मोदी तो बिना इमरजेंसी लगाए सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर चुके हैं। इसका जवाब है क्या धर्मेंद्र प्रधान के पास? और सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद है। अपनी विशुद्ध नाकामी, नकारापन में क्या कह रहे थे वो, अंग्रेजी वाला हेडिंग दिखाया आपने, आई एम आंसरेबल। तो आंसरेबल हो तो क्या किया तुमने? आंसरेबल हो तो कुर्सी पे बैठे रहे, ये छोटी आंसरेबिलिटी। अरे भले आदमी जिसके कारण परीक्षा लीक हुई, जिसके नेतृत्व में हुई, उसने आज तक जो बच्चों ने जो सिस्टम के अंदर जो जो कंपनी को जिसको टेंडर दिया था काम का, एग्जाम कराने का, सारा सीबीएसई का, वो जितनी खामियां बताई, आपने किसी का जवाब दिया आज तक? टेंडर की रकम कैसे बढ़ गई, उसके जो पैरामीटर्स थे वो नीचे कैसे लाए गए उसी कंपनी को सूट करने के लिए? सीबीएसई के मामले में कोई जवाब दिया? नीट के मामले में क्या जिम्मेदारी बताइए? आप पद पे कैसे बढ़े हुए हैं? एनटीएचसीएफ कैसे पद पे बना हुआ है? फिर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? केवल लफाजी करना? जिम्मेदारी ये है कि जो आंदोलन करे, इस्तीफा मांगे, वो देश विरोधी है, वो आतंकवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो पाकिस्तान फंडेड है, वो अमेरिका फंडेड है, चाइना फंडेड है। अमेरिका तो आजकल इनका मित्र हो गया है। तो आशीष भाई ये बिल्कुल फिक्स पैरामीटर, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं। राजनीति ना करें। तुम कहो कि प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए नीट के एग्जाम पे, वो राजनीति नहीं। एयरफोर्स को लगा दिया अपनी इमेज मैनेजमेंट के लिए, वो राजनीति नहीं है। एयरफोर्स का काम है क्या? जिसका जो काम है वो काम छोड़ करके बाकी सारे काम कर रहा है। इस पूरी सरकार का 2014 से ही काम चल रहा है। जिसका जो काम है वो कोई इस पर बात नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। ऐसी कौन सी तोप चलाई है धर्मेंद्र प्रधान ने कि नीट परीक्षा के बाद जो हुई 21 तारीख को, उसके बाद हर एक चैनल पे, हर एक अखबार में उनका स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है। ये तो मोदी के रास्ते पे चल पड़े। मोदी जी करते हैं इस तरह के स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू। आज मैं, जब आपने कहा कि इस पे बात करेंगे, तो मैंने ऐसे ही गूगल करके देखा। आप आशीष भाई कल्पना कीजिए, सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रखी है। अंबानी के चैनल से, अडानी के चैनल से तो शुरुआत ही करनी पड़ती है, वो कल ही कर दी थी। जो आपने वो दिखाया ना, वो अडानी का चैनल था, हाँ, आतंकवादी जाके रहे थे और वो सारे। तो आप केवल कल्पना कीजिए, एक हारा हुआ, पस्त, नाकाम, नकारा और मिजरेबली फेल्ड मिनिस्टर, उसको हर जगह इतनी स्पेस मिल रही है। ये गजब देखिए ना। ये पहले कभी हुआ था क्या? पहले जो आदमी एक्सपोज हो जाया करता वो बचा करता मीडिया से। और ये कितने गजब के शब्द निरपेक्ष कि राहुल गांधी अनारकी फैला रहे, बच्चों के अंदर असुरक्षा के बीज मत बो, भले आदमी, परीक्षा तेरी लीक हुई है, बच्चों में कंफ्यूजन तुम्हारा हुआ, भ्रम तुमने फैलाया, और नाम दूसरा अपोजिशन का ले। अपोजिशन सरकार में है क्या? मोदी से देख, ये सीखते कहां से? ये सीखते हैं उस एनजीओ से। वहां भी एक से एक बड़े वाले बैठे हुए। उस एनजीओ का सबसे कारगर व्यक्ति आजकल इस देश के टॉप पे बैठा हुआ है। तो वो हर काम के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता देता है, हर गलती के लिए। तो इस भाई साहब ने नई चीज पकड़ ली कि राहुल गांधी ने ये भ्रम ना फैलाया। राहुल गांधी ने तो नाम भी लिया आपका, आपकी पार्टी का भी नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने तो शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की कि शिक्षा व्यवस्था में क्या मूलभूत खामियां हैं और इनको मैं कैसे दूर करूंगा। ही गेव ए रोड मैप।
पहले प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे है, किन कारणों से है, उनको कैसे दूर करेंगे। ये तो अपोजिशन का काम है, पढ़े लिखे अपोजिशन का। और कुपड़ सत्ता का काम क्या है कि उनको आतंकवादी बता दो, दहशतगर्द। दहशतगर्द का मतलब सोचते हो आप, टेररिस्ट। टेररिस्ट बता रहे छात्रों को, इस देश की जेनजी टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब देने इनको सिखाया। क्या जब जवाबदेही है, कोई बताएगा धर्मेंद्र प्रधान की कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी? है जवाबदेही? और अगर जवाबदेही है तो तुम किस मुंह से इस कुर्सी पे बैठे हुए हो, उसका नाम बता दो। और तुम्हारे आका जो तुम्हें इस कुर्सी पे बिठाए हुए हैं, उनकी कौन सी नैतिकता है, वो बता दो। आपने कहा विपक्ष क्या करता था आशीष भाई, तब विपक्ष को राजनीति करने दी जाएगा। सत्ता ये समझती थी कि लोकतंत्र के दो पाए हैं, पक्ष और विपक्ष। तो अगले तो शुरू से ही कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। उनको तो विपक्ष चाहिए ही नहीं। उनका तो कंसेप्ट ही वन नेशन वन लीडर का है। लेकिन ये लिख के दे दे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ले आए। इस पूरी चीज को समझिए आप। ये लोग कभी भी सवाल देने के लिए इनको बढ़ाया ही नहीं गया, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, इनकी ट्यूनिंग भी नहीं है। इनकी ट्यूनिंग क्या है कि हर चीज में राजनीति केवल हम करेंगे, पक्ष भी हम रहेंगे, विपक्ष भी हम रहेंगे। और ये आपने पहला सफल उदाहरण बंगाल में देख लिया। सीट ममता बनर्जी की आई थी 80, विपक्ष इन्होंने चुना, विपक्ष इन्होंने चुना। और आज भी देश में कौन विपक्ष रहेगा या नहीं, ये एक बार जुलाई आ लेने दीजिए, मानसून सत्र के अंदर एक बार परिसीमन बिल आए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि विपक्ष में कौन है, पक्ष में कौन है। पूरी तैयारी करके बैठे भाई साहब। और एक चीज, परिसीमन का नाम ले रहे हैं, महिला आरक्षण के नाम पर फिर लाएंगे उसको। असली खेल उसके इमीडिएट बाद वन नेशन वन इलेक्शन का है। ठीक क्यों? क्योंकि अब कंप्लीट सिस्टम कैप्चर हो गया, अब वो पूरे तरीके से कन्विंस्ड है। अभी तक तो आप सोचो यार, जो आदमी 240 सीटें लेके आए चुनाव में और वो 351 कर चुका हो, सरेआम सबको पता है कैसे कर चुका हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी संस्थाएं मौन, सारी की सारी संस्थाएं। और विपक्ष को एनार्किस्ट बताते हैं, सवाल पूछने वालों को आतंकवादी बताते हैं। तो ये तो शुरुआत है। इस देश में कैसा लोकतंत्र रहेगा, इसकी कल्पना कर लीजिए एक बार, जब परिसीमन लागू हो जाएगा, जब सारा ये खेल हो जाएगा। सांस लेके दिखाइएगा आप। आज कह दिया ना कि पासपोर्ट का मतलब भारतीय नागरिक नहीं है। जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो इंडियन पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये भारत से आए, भारतीय। कह दिया कि नहीं, वो नहीं। 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से आपकी सारी पीढ़ियां यहीं जन्मी, यहीं खपी, सब कुछ किया है, छुट्टी। मुझे एक बात बता दो फिर, चलो सारी बात ठीक है, फिर मोदी जी भारत के नागरिक कैसे? उनके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है? अमित शाह जी कैसे? मोहन भागवत जी कैसे भारत के? उनके पास ऐसा कौन सा कागज है जो हेमंत त्रि, आशीष चित्रांशी या इन आंदोलनकारी बच्चों के पास नहीं? हम तो आतंकवादी है, ठीक है, बता देता हूँ। तुम्हारे पास कौन सा कागज बताओ? भाजपा वाला कार्ड है, भाजपा कार्ड। आगे यही बताया जाएगा कि भाजपा कार्ड जिसके पास है वही भारत का नागरिक। समझे? आप इंतजार करो, वही है पासपोर्ट। मतलब जब वो तो हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन कल जब से हम पढ़े तो दिमाग ही घूम रहा। बताओ, पासपोर्ट बनने के लिए सारा वेरिफिकेशन होता है। पासपोर्ट का मतलब है कि भारतीय नागरिक है वो, तभी तो पासपोर्ट इशू हुआ। अगर इसके बाद भी तुम लोग पासपोर्ट किसी दूसरे का भी बना देते हो, बांग्लादेशी का भी, चाइनीज का भी बना देते हो, तो तुम लोग डूब मरो। सरकार चला रहे हो कि सर्कस चला रहे हो भाई? सरकार चला रहे, सर्कस चला रहे। आपने अब इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप इस देश में आज तक के सबसे नकारा, सबसे निकम्मा सिस्टम आपने क्रिएट किया है, जो पासपोर्ट भी बना सकता है किसी विदेशी नागरिक का। यही तो हुआ ना। ये तो एक्सेप्टेंस है ना नरेंद्र मोदी का, एक्सेप्टेंस है कि हमने इस देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवा दिया, सब ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अपना अपना झोला संभालो, भाजपा का आई कार्ड बनवाओ, तब भी ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। खैर, हम फिर आते हैं मुख्य विषय में। फिर हम धर्मेंद्र प्रधान पर इसको जाने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने वो कहा था, मैं उस पर सवाल पे आने वाला था कि इस देश में 89-90 पेपर जहां से लीक हो गए, उसका मंत्री टेलीविजन पर घूम घूम के इंटरव्यू दे रहा है, उसको बैठा करके ऐसे करवाया जा रहा है इंटरव्यू। ये ढिठाई, यही आप परिसीमन बिल छोड़ दो,
लोकतंत्र के खात्मे यही मुनादी है। ये लोकतंत्र के खात्मे की मुनादी कर रहा है चैनलों पे बैठ करके धर्मेंद्र प्रधान। यस, ये मुनादी है। ऐसा आदमी दरवाजा खोल के निकलता नहीं है घर से बाहर, जब तक मामला खत्म ना हो जाए, डिजॉल्व ना हो जाए, किसी तरीके से उसको मैनेज न कर लिया जाए। यहाँ तो उल्टा, यहाँ बैठ करके जंतर मंतर आप भी रोज देखते हो, उसके क्लिप्स रोज देखते हो, हम भी देखते हैं। वहां पर कल मैंने देखा, एक वहां पर महिला आई थी। उस महिला ने कहा, वीडियो आपने देखा होगा पक्का मुझे, क्योंकि आप भी देखते हो दिन भर भाई, खबरों की देखना है। उस महिला ने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए आई हूं यहाँ पर, और मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे का भविष्य है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में है और मैं चाहती हूं कि उनकी ड्यूटी यहाँ पे लग जाए, वो जरा मुझे रोकें। और मेरा पति भी मुझे, अगर मेरे पति रोकेंगे तो वो भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। यहीं पर परीक्षा हो जाएगी उनकी और हमारी दोनों की। मेरे लिए मेरे बच्चे का भविष्य महत्वपूर्ण है। वो महिला जिसका पति दिल्ली पुलिस में है, महिला दहशतगर्द है? बताओ, हम पूछते हैं धर्मेंद्र प्रधान से, उन्हीं के लिए कह रहे हो ना जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के सिपाही की वो पत्नी क्या दहशतगर्द है? बताओ दहशतगर्द है तो। और इतने नहीं, इसके आगे आखिरी सवाल जो मैं कर रहा हूं, अगर दिल्ली, देश की राजधानी के दिल में, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का दिल जंतर मंतर कहा जाता है, आज से नहीं, मतलब बहुत जमाने से जंतर मंतर लोगों के लिए वो है कि अगर किसी को अपनी आवाज रखनी होती है तो जंतर मंतर चलो। जंतर मंतर पर दहशतगर्दों की टोली कब से जमी है? 6 दिन से। अरे भाई साहब, इस्तीफा दे दो अब। धर्मेंद्र प्रधान आप नहीं, अब मोदी इस्तीफा तुम दे दो भाई। नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, आप बोल करके मैं कहता हूं इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक आप निकम्मे नहीं है हेमंत भाई, हम नहीं कह रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, तो देश की राजधानी में, देश की राजधानी में ये 5 दिन से दहशतगर्द, 6 दिन हो गया, 7 दिन अब तो हो गया, हफ्ता भर हो रहा है। हफ्ते भर से दहशतगर्द बैठे हुए हैं। कैसा प्रधानमंत्री, कैसा गृह मंत्री और कैसी सरकार? ऐसी सरकार के बजाय बिना सरकार के देश चले तो क्या बुराई है? नहीं नहीं बताओ नहीं आप। आशीष भाई, नहीं नहीं, इस देश में यार अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में हो, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो, आप कल्पना कर सकते हैं? मणिपुर में क्या परिस्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं? पहलगाम में क्या हुआ आप कल्पना कर सकते हैं? दिल्ली के अंदर विस्फोट हो गया, आप सोचिए, आप किसकी जिम्मेदारी, कौन सी जवाबदेही भाई? छोड़ दीजिए इन बातों को, ये बातें लोकतंत्र की थी। आज की तारीख में इस देश में अघोषित तौर पर वो इमरजेंसी है जिसकी इस देश के लोगों को भी कल्पना नहीं हुई है, और ना वो सोच पा रहे हैं। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, हकीकत में जो आप कई बार चर्चा करते हैं ना, मैं उस बात से अब धीरे धीरे सहमत होने लगा हूं कि जिस रास्ते पे हमारी मानसिकता खड़ी है ना, कायरता की मानसिकता, और ये मैं हर शो में कहता हूं आपको, ये कायरता इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। यार ये 22 लाख बच्चे सीबीएसई के थे, नीट के बच्चे थे लाखों, तमाम जो सीयूईटी के एग्जाम हुआ उसकी जो आपने गत देखी थी, कोई अभिभावक, कोई परिजन, कोई किसी का कुछ बचा ही? जो मर्जी आए कर दो आप। 126 रुपए पेट्रोल था, क्रूड ऑयल, जब पश्चिम एशिया में ये सारा पंगा हुआ। आज तो 73 है। घटाओ ना रेट। कोई मांग रहा है? कोई नहीं बोल रहा। 100 रुपए का तेल लेते हो, उसमें 20 रुपए का इथानॉल, 20 रुपए लीटर का इथानॉल 100 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है आपको, कोई बोल नहीं रहा है। 50-50 लाख की गाड़ियां बर्बाद हो रही है, ये नहीं पता कि 100 मीटर चलेगी कि 200 कब बंद हो जाएगी, उसके बावजूद कुछ नहीं, कोई बोले नहीं। आशीष भाई, 40 से 45 करोड़ गाड़ियां इस देश में, 30 से 35 करोड़ केवल पेट्रोल की, कोई बोला? गडकरी जो मर्जी करता जा रहा है। अप्रैल 23 से पहले बनी हुई एक भी गाड़ी इस देश में E20 कंपेटेबल नहीं, और सबके सब मजबूर है तेल डलाने के लिए। ना कंपनी उसकी वारंटी देगी, ना कुछ देगा। तो सवाल स्टूडेंट्स का नहीं, सवाल एक ओवरऑल परिस्थिति का है। छात्र हमेशा इस देश के पाथ बियर रहे कि भाई, वो जो जैन जी जिसको आप बोलते हो, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को झुकाएंगे। यहां तो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन कौन करेगा, ये दिल्ली पुलिस जाके एयरपोर्ट पे बता के नहीं आई। अभिजीत दीपके जब अमेरिका से आया, परमिशन कैसे गई थी?
है। अब वही अभिजीत दीपके उसको आतंकवादी, और किसी भाजपाई ने तो नहीं कहा अभिजीत दीपके के बारे में। क्या कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं? ये कंफ्यूजन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है आशीष भाई। इनकी ताकत है ये कंफ्यूजन, इनकी ताकत है ये झूठ। कल्पना कीजिए राहुल गांधी एनआरकी फैला रहा है और ये सिस्टम में ला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, इस व्यक्ति को एक पल भी अपनी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं, एक सिंगल पल। और आज की तारीख में हालत देख लीजिए उसकी। कुल मिलाकर के ये जो पूरी परिस्थिति बनाते जा रहे हैं ना, कि जो सवाल मुक्त जवाब मुक्त तो ये पहले कर चुके हैं, अब आंदोलन मुक्त भी होगा। और फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर देश के 5% लोग अगर सिर पे कफन बांध ले, केवल 5% कह रहा हूं, आजादी के आंदोलन में भी इतने ही थे, तो इनको ढूंढते रह जाओगे, इनकी पीढ़ियां नहीं मिलेंगी आपको। और अगर ये आप यूं ही कायरता करते रहे तो लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का तो जुलाई में हो जाएगा काम। आपकी गत क्या होगी, आप सांस भी पूछ के लोगे। और जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि भाजपा का कार्ड इस देश की नागरिकता का आधार होगा, कार्ड होगा, चंदे की रसीद होगी। संघ वाले तो सदस्यता भी नहीं रखते, पता है ना आपको। भाजपा का, संघ आरएसएस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता वहां पे। वहां तो आपको एक तो वो करना पड़ेगा जो करते हैं ये लोग, और बाकी जो पथ संचलन और वो सारी चीजें पुलिस लेकर के वो सारा करना पड़ेगा। इस पूरे खेल को समझिए, आधार से लेके राशन कार्ड से लेकर के आपका पासपोर्ट से लेकर के कोई भी चीज अगर आपकी नागरिकता पत्र नहीं है तो फिर आप नागरिक नहीं है माय डियर, फिर आप प्रजा हो। और वो प्रजा बनाने का प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे है, मान के चलिएगा केवल 20 दिन की बात है। प्रजा क्या, ये प्रजा भी नहीं, गुलाम कहो, गुलाम। प्रजा में थोड़ा सा वो फील नहीं आ रहा है, गुलाम बोलो तो ज्यादा फील आएगा। इस देश की मीडिया का आपने कहा ना, विषयांतर एक खाली स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, कल हमने कहा था, कल भूल गए दिखाना, इसलिए दिखा देते। इस देश की मीडिया जो नरेंद्र मोदी को चला रही है, दरअसल यही चला रहे हैं। ये इतने पापी, इतने कुकर्मी है, ये सब इतने कुकर्मी हैं। ये 5 रुपया वहां पर, 2 रुपया वहां ब्रेड बढ़ जाए, भुखमरी आ गई, रोटी नहीं है खाने। पीएम शहबाज अनाउंसेज reduction in prices of petrol by ₹74 and diesel by 67। 74 रुपया वहां शहबाज ने, जैसे ही अभी ये पीस वगैरह पीस टॉक वगैरह थोड़ा मजबूत हुआ, 74 रुपए पेट्रोल पर लीटर 74 रुपए सस्ता किया और डीजल 67 रुपए सस्ता किया। हमारे यहाँ खबर को खा लिया गया, हजम कर लिया गया। ये कैसे बता दें, ये कैसे बता दें? ये पता है, ये इतना मतलब नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ब्रांड किसी तरह वो ब्रांड डैमेज ना हो, जबकि पता है क्या, वो ब्रांड ऑलरेडी डैमेज्ड है, वो डैमेज पीस है ही नहीं है कोई। ब्रांड ही नहीं है भैया, ब्रांड ही कौन कह रहा है ब्रांड बचा है? एक बार चुनाव करा के दिखा लो बिना गणेश गुप्ता के नाम लेवा नहीं बचेगा। अगर कोई गलत फहमी हो दिमाग से निकाल देना। अरे ये जबरदस्ती की ब्रांडिंग है भाई। आज की स्थिति में 10 सांसद भाजपा नहीं जीतेंगे हेमंत भाई। लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा ये जो है काल्पनिक बात कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए आप 10 सांसद नहीं जीतेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। उस आदमी को बचाने के लिए ये कहाँ गिरेंगे कुछ नहीं पता है। वो ब्रांड जो फर्जी का ब्रांड, उस ब्रांड को बचाने के लिए ये सब सुडान उड़ान का किसी दिन सीरिया से तुलना करने लगेंगे। पाकिस्तान से फंसेंगे तो सीरिया से तुलना करेंगे कि सीरिया को देखो, ये वहां तक पहुंच चुके हैं। ये सब इरिट्रिया को देखो, जिसका नाम नहीं दुनिया सुना होगा, उससे कंपेरिजन करके अपने आप को ऊपर करेंगे। चलिए खैर, इस कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए आप। और अभी महत्वपूर्ण खबरें और हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, अभी देश की कुछ बड़ी घटनाएं अभी हाल फिलहाल चल रही हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ अगला कार्यक्रम बस लेकर के आ रहा हूँ। हेमंत भाई के साथ ही आ रहा हूँ अभी, बस थोड़ी देर के अंदर। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।